नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अनफिल्टर्ड पर। दोस्तों, आज हम एडुटेरिया की एनसीईआरटी की के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के इतिहास का प्रश्न देखेंगे, जो कि यह कक्षा 6 की इतिहास का आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो यह सब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 है। यानी कि छठा क्लास की एनसीईआरटी में इतिहास में कुल 10 अभ्यास है। आइए हम लोग बिना टाइम व्यर्थ किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। देखिए, सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ जो जगह यह पाकिस्तान में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था। देखिए, सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस जो जगह सर्वप्रथम ईरानी या यूनानी द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोग 72वीं बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से बने रहें। इस चैनल पर 72वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट भी आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया। देखिए, पांडुलिपि को जो हो जाएगा संस्कृत, प्राकृत, तमिल, इनमें से सभी लिपि में लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि। देखिए, इसका मुख्य कारण है यह बड़े आकार का दिखता है, समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण। यह भी सही कथन है। देखिए, भारत को उपमहाद्वीप कहने का मुख्य कारण दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पांडुलिपियों का क्या महत्व है। देखिए, पांडुलिपियों का महत्व जो जगह प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों पर चर्चा सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, यह भी सही है। धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों की चर्चा, यह भी सही है। स्तंभ लेखों के अध्ययन, यह भी सही है। देखिए, पांडुलिपि के संबंध में चारों का चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है सत्यकूट का चयन करें। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, यह सही कथन है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली थी, यह भी सही कथन है। देखिए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया था। देखिए, सबसे पहले मनुष्यों द्वारा जो हो जाएगा गेहूँ, जौ उगाना, भेड़ बकरी पालना जो हो जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे। देखिए, घास वाले मैदान बनने का मुख्य कारण जो हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में जो जगह कथन, औजार पॉलिश किए जाते थे, सही कथन है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, यह भी सही कथन है। देखिए, दोनों कथन 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सी इसका आंसर होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। देखिए, प्रारंभिक मानव आखेटक जो हो जाएगा खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह घूमने का मुख्य कारण जो हो जाएगा एक जगह रुकने पर वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, यह सही कथन है।
शिकार ढूंढने के कारण यह भी सही है, मवेशी का चारा ढूंढने के कारण यह भी सही है, मौसम बदलने के कारण यह भी सही है। देखिए, एक जगह से दूसरे जगह घूमने का चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा, कौन सा कथन सही है। यह जो हो जाएगा, इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था, सही कथन है। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, गलत कथन है। देखिए, छोटे छोटे औजार थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, गलत कथन है। देखिए, केवल एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम जो हो जाएगा, नए बस्तियों की संख्या बढ़ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम जो हो जाएगा, चारों का चारों है। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, सही है। मुहर, लेखन और बांटों का उपयोग बंद हो गया, यह भी सही है। कच्चे माल का आयात घट गया, यह भी सही है। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई, यह भी सही है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के बाद चारों का चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही कथन सही मिलान करें। इसका सही मिलान जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, तांबा जो हो जाएगा, कहाँ से आयात किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, राजस्थान से, राजस्थान की खेतरी जगह से। फिर टीन, देखिए टीन जो हो जाएगा, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। सोना कर्नाटक से मंगाया जाता था। इस प्रकार इसका सही मिलान देख लिए हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करा, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकार जो हो जाएगा, नदियों के सूखने के कारण सही कथन है। जंगलों के विनाश होने के कारण यह भी सही है। चरागाह मैदान समाप्त होने के कारण यह भी सही है। बाढ़ के कारण यह भी सही है। शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण यह भी सही है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में सभी के सभी कथन सही है जो इतिहासकार द्वारा लगाए गए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हड़प्पा कहाँ अवस्थित है। देखिए, हड़प्पा जो हो जाएगा, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का है महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है। देखिए, महान स्नानागार जो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में अवस्थित था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से अग्निकुंड कहाँ से मिले थे। देखिए, अग्निकुंड जो हो जाएगा, कालीबंगा और लोथल दो जगह से मिला था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पाई नगरों की मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए, हड़प्पाई नगरों की मुख्य विशेषता जो जाएगा, विशाल स्नानागार, अन्नागार, योजनाबद्ध नगर निर्माण, पकाई गई ईंटों का प्रयोग, सभी के सभी था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा, कौन सा कथन सही है। यह घोर नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी था। देखिए, इनाम गांव के संबंध में यह सही कथन है। फिर कह रहा है इस स्थल का लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था, यह भी सही कथन है। इस स्थल पर दफनाने की सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था, जिसमें उसका सिर दक्षिण की तरफ होता था, यह गलत कथन है। देखिए, इसमें 1 और 2 केवल सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। देखिए, ऋग वैदिक काल में दासों के साथ जो हो जाएगा, उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। राजा के पास लोगों को कर एकत्र करने की शक्ति थी। देखिए, ऋग वैदिक काल के संबंध में यह गलत कथन है। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, यह भी गलत कथन है। ये दोनों जो हो जाएगा ऋग वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में था, इसलिए ऋग वैदिक काल के संबंध में यह दोनों के दोनों कथन गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी सत्य नहीं है। आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है महापसौन में मृतकों के विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था जिन्हें कहा जाता था, उसे जो हो जाएगा काले और लाल बर्तन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कथन और कारक दिया गया है, देखते हैं कौन सा सही है। देखिए, कथन में जो कह रहा है महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की है, यह सही कथन था। कारण जो कह रहा है जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान विशाल किला के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रख रखाव की संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, यह भी सही कथन है, लेकिन कारक नहीं, व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था जिसके बाद उसके सैनिकों ने आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था? यहाँ जो जगह सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी से बढ़ने से इनकार कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने के लिए किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा जाता था? महिलाएं, दास और कर्मकार को सख्ती से बाहर रखा जाता था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? देखिए, वज्जी संघ का वर्णन जो हो जाएगा दीर्घ निकाय में है, ऑप्शन नंबर डी सी इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सही है? महिलाएं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दिया गया था, सही कथन है। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय किया जाने लगा, यह भी सही कथन है। देखिए, उत्तर वैदिक काल के संबंध में दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद काल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हल के फार अब लोहे के बनने लगे थे, देखिए यह सही कथन है। धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया था, यह भी सही कथन है। देखिए, महाजनपद काल के संबंध में दोनों का दोनों कथन गलत है, सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। न तो 1 न तो 2 असत्य है। अब 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? देखिए, पात्र जो हो जाएगा चित्रित धूसर मृद भांड का उपयोग किया जाता था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ जो जगह अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था, देखिए कंधार अभिलेख से यह सही कथन है। इसे ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, गलत कथन है। देखिए, अफगानिस्तान से जो प्राप्त हुआ था अभिलेख उसे खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था, इसका आंसर केवल एक सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन करा जनपद का क्या अर्थ होता है? देखिए, जनपद का जो हो जाएगा जन के बसने की जगह, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? लगभग 2500 साल पहले, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दर्शन की शाखा को उसके संस्थापक से मिलाइए। देखिए, भारतीय दर्शन और संस्थापक, इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, वैशेषिक दर्शन का संस्थापक जो हो जाएगा महर्षि कणाद था। योग दर्शन का जो हो जाएगा पतंजलि था। सांख्य दर्शन का जो हो जाएगा कपिला था, जिसे हम कपिल कहते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन का संस्थापक जैमिनी हो जाएगा, इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कुट कौन सा है? इसका सही जो हो जाएगा
उन्हें संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था, सही कथन है। उन्हें एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद में काल में अन्य विद्वानों द्वारा छोड़ा गया, ये गलत कथन है। देखिए पौननी के संबंध में केवल एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए भगवान बुद्ध जो हो जाएगा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी लालसा को बताया, यह सही कथन है। उन्होंने कहा आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, यह भी सही कथन है। देखिए बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन करा, उपनिषद का सही अर्थ क्या है? देखिए उपनिषद शब्द का सही अर्थ जो हो जाएगा गुरु के समीप बैठना है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने किया था? देखिए संस्कृत व्याकरण की रचना जो हो जाएगा पाणिनि द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दिया था? देखिए महावीर स्वामी के बारे में पूछ रहा है, वह जो हो जाएगा प्राकृत भाषा में दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, यह सही कथन है। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था, यह भी सही कथन है। जैन धर्म के संबंध में दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन जो हो जाएगा वह विनय पिटक में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं जो हो जाएगा, संघ के पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया था, यह सही कथन है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, यह भी सही कथन है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चे को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, यह भी सही कथन है। देखिए गलत कथन जो जगह विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये गलत है। देखिए विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से नहीं अपने पति से परमिशन की आवश्यकता थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महायान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? महायान के संबंध में सत्य कथन पूछ रहा है, यह जो हो जाएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, सही कथन है। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था, यह भी सही कथन है। देखिए कथन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। 44 नंबर क्वेश्चन करा है, बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सत्य है? देखिए वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, ये गलत कथन है, एकांतवास में साधना नहीं करते थे। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी, यह भी सही है। वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए, यह भी सही है। देखिए 2 और 3 केवल सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो हो जाएगा अश्वघोष था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, यह सही कथन है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था, यह भी सही कथन है। देखिए कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था, प्रदक्षिणा कहलाता था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया
और उन्हें धम्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया। इसमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, सामाजिक और धार्मिक समस्याएं जो अशोक के समय था उसे देखते हैं। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष हुआ था, यह भी सही कथन है, इसीलिए अशोक ने धम्म का प्रचार किया था। दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, यह भी सही है। परिवार और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े थे, यह भी सही कथन है। धम्म के संबंध में तीनों का तीनों कथन सही है अशोक से संबंधित, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार हैं। यहाँ 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपर्युक्त कथन निम्न में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया था? देखिए, उपर्युक्त कथन जो हो जाएगा, यह कथन मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। पाटलिपुत्र के संबंध में यह कहा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजरानों के बीच के अंतर को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? यह जो हो जाएगा, कर नियमित थे, नजराना अनियमित था, कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था, यह सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य समाज की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए, इसके संस्थापक जो जगह चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के लिए आने जाने का मुख्य मार्ग था? यह जो जगह तक्षशिला नगर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो दक्षिण पश्चिम के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम जो हो जाएगा मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम कौन सा होगा? देखिए, विदेशी आक्रमणकारी का सही क्रम जो हो जाएगा, पहले हिंद आया था, फिर यवन, उसके बाद शक, हिंद पार्सियन आया था, अंतिम में कुषाण आया था। देखिए, सबसे पहले हिंद यवन आया था, फिर शक आया था, फिर हिंद पार्थियन आया था, फिर कुषाण आया था। इसको याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते थे, ISPK। देखिए, सब का पहला अक्षर ले लिए। आइस हो गया हिंद यूनानी, एस हो गया शक, पीस हो गया पार्थियन, केस हो गया कुषाण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक ने जगह जगह पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? देखिए, इन अधिकारी को जो हो जाएगा धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया था, सही कथन है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में थे, यह गलत कथन है। देखिए, अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में थे। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था, यह भी सही है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने 13वें शिलालेख में किया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुआ है? देखिए, अशोक का शिलालेख जो हो जाएगा कंधार से प्राप्त हुआ है, ब्रह्मगिनी से हुआ, जौगर से हुआ, गिरनार से हुआ और लुम्बिनी से हुआ, सभी जगह से हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? देखिए, धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को जो हो जाएगा सीरिया, मिस्र और श्रीलंका सभी जगह भेजा था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? देखिए, राजकुमार को अक्सर जो हो जाएगा मौर्य साम्राज्य में गवर्नर का पद दिया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कडेसियर और अधिमाई शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से
किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था? देखिए, कैडेशियर और अधिमयी शब्दों का प्रयोग जो हो जाएगा, यह भूमिहीन कृषि मजदूर और दासों को दर्शाने के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कराया, संगम मूवेंदर द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इनमें जो हो जाएगा, वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वे उपहार और भेंट लेते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कराया, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? देखिए, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध वंश कुषाण वंश था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक था? देखिए, रोमन साम्राज्य में जो हो जाएगा, भारत की सबसे अधिक मांग करने वाली वस्तु जो थी वह काली मिर्च थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? देखिए, संगम साहित्य में जो हो जाएगा, तमिल भाषा बोली जाती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब हुआ था? देखिए, उपमहाद्वीप में लगभग लोहे का प्रयोग जो हो जाएगा 3,000 साल पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कराया, दक्षिणापथ के स्वामी निम्न में से किसे कहा जाता था? देखिए, दक्षिणापथ के स्वामी जो हो जाएगा सातवाहन को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? देखिए, कुषाण की पहली राजधानी जो हो जाएगा पेशावर थी, वही दूसरी राजधानी मथुरा थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन करा, अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्न में से कहाँ स्थित था? देखिए, अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन जो हो जाएगा पुडुचेरी में स्थित थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कह रहा है कौन सा कथन गलत है? आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे, यह सही कथन है। आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था, यह भी सही कथन है। यह सिक्के चांदी या तांबा के विभिन्न आकृतियों के होते थे, यह गलत है। देखिए, इसमें केवल 3 कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? देखिए, मथुरा के अभिलेख में जो हो जाएगा सुनारों का उल्लेख मिलता है, लोहार और बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वाले का, उपर्युक्त में से सभी का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रशस्ति का अर्थ जो हो जाएगा प्रशंसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? हरिसेन द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई थी? 12 बताई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक ने जोड़कर देखा जाता है? देखिए, विक्रम संवत की शुरुआत को जो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? देखिए, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय द्वारा रोका गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछ रहा है। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, सही कथन है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई, यह गलत कथन है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और बतापी पर कब्जा कर लिया, यह सही कथन है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया, यह भी सही कथन है। देखिए, इसमें असत्य कथन जो हो जाएगा केवल बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के मेहरौली के लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है? तो इसमें जो हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जिक्र गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, जिसे संक्षिप्त में चंद्र लिखा गया है। 78 नंबर क्वेश्चन का है, निम्न में से कौन सा मिलन गलत है? एक तरफ काव्य है, दूसरी तरफ रचनाकार है। देखिए, आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट थे, सही कथन है।
मणि मेखले का लेखक इलांगो नहीं होके मणि मेखले का लेखक इलांगो नहीं था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। चिंतामणि था मणि मेखले का लेखक, मेघदूत का लेखक कालिदास सही है, शिल्पाधिकारम का इलांगो था, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं दिया गया है। देखिए, धातु मंजूषा का सही अर्थ जो हो जाएगा विशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने का पात्र, सही कथन है, सही सुमेल है। पर दक्षिणा पथ का स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु मार्ग जो दिया जाता था उसे प्रदक्षिणा मार्ग कहा जाता था। आगे देखते हैं अब वेदिका, गर्भगिरी के ऊपर स्थित शिखर को वेदिका, ये गलत सुमेल है। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 3 गलत सुमेल है। और आज का क्वेश्चन का अंतिम और 80 नंबर क्वेश्चन का छठा इतिहास का अंतिम क्वेश्चन है यह। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को तराश कर किया जाता था। देखिए, एकास्मक का अर्थ यही होता है। इसके निर्माण में नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़ा जाता था, गलत कथन है। ये ईंट निर्मित मंदिरों के निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न है, यह सही कथन है। देखिए, महाबली की एकास्मक मंदिरों के संदर्भ में 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।